तो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम इस लेक्चर में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर मतलब इसके पार्ट 1 में हमने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, उनके बीच का रिलेशन, जीन्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हम लोग मेनली सेल डिवीजन पे बात करेंगे। पहली बात तो सेल डिवीजन होता क्या है, कि हमें सेल डिवीजन की बात जो कर रहे हैं वो क्या होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ वो एज सिंगल सेल एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज सिंगल सेल एग्जिस्ट करते हैं। वो एज सिंगल सेल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स कैसे बन रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या करता है? 1 से 2 सेल या 1 से 4 सेल, ये 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। 1 से 2 सेल्स जो बनाता है उसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, और 1 से 4 सेल जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब कहने का मतलब ये जो माइटोसिस और ये जो मियोसिस होता है, इन दोनों के ही केसेस में वो ये है कि कौन कौन से केसेस में माइटोसिस हो रही है और कौन कौन से केसेस में मियोसिस हो रही है। माइटोसिस क्या होती है? जब बॉडी में ग्रोथ, जब बॉडी में रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, रिपेयरमेंट ऑफ सेल, ये सारी चीज़ें करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइटोसिस यूज़ करते हैं। मियोसिस में क्या होता है? जब हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अब ग्रोथ मतलब जैसे हमारी बॉडी, स्किन हो गई, हमारे ऑर्गन्स हो गए, हम लोग छोटे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, सब हो रहा है, उस केस ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है? ग्रोथ से रिलेटेड होती है। हमारा बॉडी वेट, साइज़, ऑर्गन, ये सब इंक्रीज़ होना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है, जैसे हमारी स्किन है उसके आउटर मोस्ट लेयर है वो डेड स्किन होती जाती है, तो वो जो डेड स्किन है उनके हटने के बाद जो सेल्स उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं वो वाले सेल्स किससे बन रहे हैं? सेल डिवीजन से बन रहे हैं। रिपेयर, इन केस हमें कोई इंजरी हो गई, चोट लगी या कुछ हुई, तो वहाँ पे जो सेल्स हैं जो रिपेयर में मतलब कि चोट को कवर अप करने के लिए आते हैं, वो कौन से होते हैं? रिपेयर करने का काम करते हैं हम लोग का। तो ये क्या हो गया हम लोग का माइटोसिस की हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। माइटोसिस में क्या होता है? 1 से 2 सेल में ही डिवीजन हो रहा होता है। मियोसिस क्या होता है? जब रिप्रोडक्शन, मतलब अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, मतलब मैं अल्टीमेटली गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। एक सेल से हमें 4 सेल देखने को मिलता है मियोसिस में, गैमीट फॉर्मेशन। समझ में? तो ये हुआ हम लोग का मियोसिस से रिलेटेड। ये मैंने एक बेसिक चीज़ बता दी है, इससे रिलेटेड हम लोग और चीज़ें समझेंगे। मेन अब हमारा है कि हमें क्या पढ़ना है? सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है कि अगर हम लोग सिंपल चीज़ की बात करें कि हम लोग डिवीजन, ग्रोथ, रीडिवीजन, मतलब साइकिल का मतलब क्या होता है? एक जगह से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है और वापस वहीं पहुंच रही है, इसे हम साइकिल कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करी तो वापस घूम के मैं इनिशियली यहीं पे पहुँच रही होती हूँ। यही काम हम लोग सेल साइकिल में देख पाते हैं कि हम लोग सेल की पहले ग्रोथ करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? सेल का डिवीजन भी करते हैं। अब आगे ये होता है कि हम लोग जब यहाँ पे सेल का डिवीजन करते हैं उससे पहले हम लोग डीएनए को भी डिवाइड करते हैं, कि जैसे कि हमें पता है अगर मान लो ये एक सिंगल सेल है, इसमें कोई पर्टिकुलर डीएनए क्रोमोसोम जो भी प्रेजेंट है, तो अगर मैं उससे 2 सेल्स बना रही हूँ तो मुझे उसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट में डीएनए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए जब तक मैं डीएनए को डिवाइड नहीं करूँगी तब तक ये काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर सीरीज़ में प्रॉपर डिवीजन के साथ एकदम कंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो मैं इसका हमेशा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ सेल साइकिल को। तो सेल साइकिल को मेजरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 2 पार्ट क्या होते हैं? पहला पार्ट होता है इंटरफेस और दूसरा पार्ट होता है एम फेस। तो पहला पार्ट क्या हो गया? इंटरफेस हो जाता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? एम फेस, जिसको हम लोग माइटोसिस फेस भी कहते हैं। अब इसमें आगे क्या होता है? इसमें इंटरफेस के अंदर जो होते हैं हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2। G1 फेज़ को हम लोग फर्स्ट ग्रोथ फेज़ कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज़ कहते हैं। S को हम लोग सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, और G2 को हम लोग सेकेंड ग्रोथ फेज़ कहते हैं।
एम में क्या होता है, एम में हमारा दो पार्ट में डिवीजन होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। ये 4 फेज होते हैं और ये साइटोकाइनेसिस है। मैं ज़रा थोड़ा सा इंट्रो इन सब के बारे में अगर दे दूँ तो ये है कि ये जो इंटरफेज़ वाला हो और एम फेज़ वाले में क्या डिफरेंस है। इंटरफेज़ वाला प्योरली सेल के अंदर का कंटेंट या सेल के अंदर की ग्रोथ का काम करता है। एक्चुअल डिवीज़न कहाँ होता है, एक्चुअल डिवीज़न हमारा एम फेज़ में होता है। मतलब वो जो सेल, अगर मान लो हमारा सेल इतना बड़ा है, हम लोग पहले क्या करेंगे, सेल के अंदर का कंटेंट और साइज़ ये सब इंक्रीज़ करेंगे। इतना काम, ये काम का किस में हो रहा है, इंटरफेस में हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो इससे दो बनाना होता है वो क्या होता है, वो एम फेज़ होता है। एक से हम लोग ये जो दो सेल बना रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एम फेज़ का पार्ट है। तो यहाँ पे इतना पार्ट इंटरफेस का है और इतना पार्ट क्या है, एम फेज़ का है। एम फेज़ में एक्चुअली चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, वहाँ पे कोई ग्रोथ जैसी चीज़ नहीं हो रही होती है। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं। और ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इस कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे हैं और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में एक चीज़ बनाना मुझे चाहिए जो और बेटर समझ में आएगा। ये पूरा वैसे ओवरऑल एम फेज़ है और ये पूरा इंटरफेज़ है, बट ये पहले क्या करेगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था एक स्टेज आएगा जहाँ पे हमें 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आएगा जब हमें अलग अलग न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और ये हमारा क्या होता है, एम फेज़ का पार्ट होता है। ये हो गया। अब देखते हैं, ये मैंने सेल साइकिल का एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया। अब डायग्रामेटिकली अगर हम थोड़ा सा समझे चीज़ों को तो कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट, अगर मैं दिखाऊं तो ये है हम लोग का। अब मैं इस चीज़ को डिवाइड कर सकती हूँ किस तरीके से, मैं इस चीज़ को डिवाइड कर सकती हूँ ऐसे। ये हमारा G1 फेज़, ये S फेज़ और ये G2 फेज़। ये है पूरा M फेज़। M फेज़ में अंदर ही इंटरनली डिवाइड कैसे होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। तो ये वाला पार्ट हमारा कैरियोकाइनेसिस है और ये वाला पार्ट क्या हम लोग का साइटोकाइनेसिस है। अब अगर मैं कैरियोकाइनेसिस वाले पार्ट की बात करूँ तो कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट भी इंटरनली क्या होता है, डिवाइडेड होता है। कैसे डिवाइडेड होता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, ये 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा हमारा एम फेज़ है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा इंटर फेज़ है। एम फेज़ के अंदर मैंने 2 चीज़ें बताई। एम फेज़ के अंदर मैंने जो पहला पोर्शन बताया वो बताया कि कैरियोकाइनेसिस होता है और जो बाद का ये पोर्शन था ये क्या था, साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसके अंदर प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये 4 चीज़ें थी और लास्ट में ये साइटोकाइनेसिस जो इसका पार्ट था। G1, S और G2 ये 3 चीज़ें थी। यही साइकिल होती जिसे हम अगर मैं बोलूँ तो हमारा सेल यहाँ से अगर चालू कर रहा है, सबसे पहले वो G1 फेज़ पे जाएगा, फिर वो S फेज़ में जाएगा, फिर वो G2 फेज़ में जाएगा। जब वो इतने में ट्रैवल कर रहा है G1 से लेके G2 तक, तो ये इंटरफेज़ है। यहाँ पे सिर्फ सेल के अंदर की चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, ना कि कोई डिवीज़न हो रहा है। पहले के टाइम पे हम लोग इसको रेस्टिंग फेज़ ही बोल देते थे,
क्योंकि हमें लगता था कि कोई डिवीज़न तो हो नहीं रहा है और एक्चुअल का डिवीज़न ही होता है, बट ये गलत था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाद में हमें जब ये बातें समझ में आई तो हम लोगों ने चीज़ों को अलग तरीके से देखना चालू किया। अब ये चीज़ को अब मैं थोड़ा थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ थी, मैंने बताया कि सेल साइकिल के अंदर पहला पार्ट इंटर फेस था और दूसरा पार्ट एम फेस था। तो अगर मैं पहले पार्ट इंटर फेस की बात करूं, तो इसमें क्या हुआ, इंटरफेज़ वाले पार्ट को हम लोग पहले के टाइम पे क्या बोलते थे, रेस्टिंग फेज़ भी कहते थे। बट जैसे हमें समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं तो हमने इसको रेस्टिंग फेज़ कहना छोड़ दिया, क्योंकि इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज़। और इसमें क्या हो रहा है, एक्टिविटी पूरी तरीके से एक्टिवनेस शो कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ एक्टिव किस टर्म्स में, डीएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों काम ही तमीज़ से यहाँ पे कर रहा होता है। तो चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, प्रोटीन हो, इनकी सिंथेसिस बहुत तमीज़ तरीके से यहाँ पे हो रही होती है। तो अगर किसी चीज़ की सिंथेसिस, किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो हम कैसे उसको रेस्टिंग फेज़ कह सकते हैं, गलत है एकदम। अब इसके अंडर क्या थे, पहले भी मैंने बताया G1, S और G2। तो हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले G1 फेज़ से। क्या था G1 फेज़ के अंदर, G1 फेज़ में क्या होता है, पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सेल के अंदर का कंटेंट को इंक्रीज़ करना, और सेल के अंदर का कंटेंट किस चीज़ का होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होता है। अभी जो क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करने वाला पार्ट है वो हम लोग कब लिखेंगे, अगर बोला है कि प्लांट सेल की डिवीजन की बात हो रही है तो, क्योंकि अगर एनिमल सेल का डिवीजन होगा तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन और आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्योंकि प्लांट सेल में ही सिर्फ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है हम लोग को। बाकी हमें पता है कि जीवन का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंपल। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, मैं एक चीज़ जो है जो मैं बता भी चुकी कि हम लोग इसको रेस्टिंग फेज़ नहीं कहते हैं। दूसरा जो हो गया वो हम लोग का क्या हुआ, दूसरा हम लोग का एस फेज़ हो गया। अगर मैं एस फेज़ की बात करूँ, एस फेज़ को हम लोग सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो होता है उसका रेप्लिकेशन हो रहा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं कि जब तक डीएनए डिवाइड नहीं करेगा तब तक वो दोनों सेल्स में एंट्री कैसे करेगा। मान लो मुझे यहाँ से 2 सेल बनाना है कि ये और ये, एक ही अगर डीएनए होगा तो वो किस में जाएगा, हाफ हाफ करने के लिए हमारे इसको डुप्लीकेशन करना तो ज़रूरी है ना। जब हम इसका डुप्लीकेशन करते हैं तब जाके वो अपनी रिस्पेक्टिव हाफ हाफ वाली जगह पे जाता है। तो एस फेज़ जो है ये कैसा फेज़ है, सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसका सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट इंटरफेज़ का जो लास्ट फेज़ भी है उसको, वो कौन सा है, वो है G2 फेज़। G2 फेज़, G2 फेज़ की बात करें, जैसा G1 फेज़ में हो रहा था, देखो हमने डीएनए की सिंथेसिस कर दी, डीएनए का कंटेंट इंक्रीज़ हो गया, बट अगर फर्दर हमें थोड़ा कंटेंट और आरएनए और प्रोटीन का बढ़ाना होता है तो यहाँ पे सेकेंड G1 फेज़ में, क्योंकि अब डीएनए के हिसाब से देखा जाए तो अब कंटेंट कम हो जाएगा। मान लो पहले इतना बड़ा सेल था और इतने बड़े सेल में इतना डीएनए था, हमने थोड़ा सा आरएनए प्रोटीन बढ़ा दिया। फर्दर हमने जब डीएनए का डुप्लीकेशन कर दिया, रीजन इतना ही है, डीएनए ज़्यादा हो गया, तो उसके रिस्पेक्टिव हमें थोड़ा सा और आरएनए और प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, आरएनए और प्रोटीन की दोबारा सिंथेसिस करते हैं G2 फेज़ में। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या हो गया, ये हमने इंटरवल फेज़ वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो मैंने सिर्फ इतना बताया अभी तक, वो मैं रिवाइज़ करवाऊँ तो G1 फेज़ में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा पार्ट क्या बताया मैंने,
माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन होता है। तीसरा क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन हो रहा होता है। वो भी क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन होता है प्लांट सेल में। दूसरा, एस में सिर्फ एक काम होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, और हमें समझना चाहिए कि डीएनए की सिंथेसिस थ्रू रेप्लिकेशन होती है। G2 का मतलब क्या होता है, G2 में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बस, तो ये क्या थी, इस इतने पार्ट की इंटरफेस की समरी थी। एक और बात जो मैं हमेशा से बताती हूँ ये है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी का सेल है, जैसे हम स्किन सेल मान लें, तो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स जो होती है वो उसकी साइकिल चलती है। उस 24 आवर में से 23 आवर्स जो है इंटरफेस चलता है, और सिर्फ 1 घंटा क्या चलता है, एम फेज चलता है। तो सोचा जाए तो ये इंटरफेस बहुत मैक्सिमम टाइम चला, और एक्चुअल डिवीजन मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा चलना होता है। तो इतने टाइम में क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है। और एक बात जो मैं कंपैरिजन करती हूँ कि मान लो घर में जैसे खाना वाना बनता है, उसकी पहले प्रिपरेशन होती है। मान लो कोई पार्टी है, खाना बनना है, खाना बनने से पहले सुबह से उसकी प्रिपरेशन चालू हो जाती है। और प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। नमक, मिर्च, मसाला, सब्जी, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए। अगर वो अमाउंट ऊपर नीचे हुआ तो खाना बनाते टाइम थोड़ी काटने बैठोगे कि सब्जी कम हो गई है, ज़्यादा हो गई, तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो जो प्रिपरेशन फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी फेज़ होता है, और एकदम अच्छे से प्रिसिशन के साथ होने वाला फेज़ होता है। अगर हमारा इंटरफेस अच्छा है तो हमारा एम फेज़ अपने आप अच्छा हो जाता है। हम लोग का यहाँ पे इंटरफेस वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, इंटरफेस के बाद हमारा एक्चुअल क्या आता है, माइटोसिस वाला पार्ट आता है। एक्चुअल जब मैं माइटोसिस या एम फेज़ की बात करती हूँ, एम फेज़ को हम लोग माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में माइटोसिस ही है जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो अगर मैं माइटोसिस फेज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो एम फेज़ के अंदर 2 चीज़ें होती है। माइटोसिस फेज़ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि हम लोग का सेल डिवाइड करें तो दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस होना चाहिए, तो वो काम होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 चीज़ें चल रही होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, अब हमें इनको डिवाइड करके अलग अलग सेल ही बनाना होता है, इक्वल साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम लोग जो कह रहे थे कि एम फेज़ को माइटोसिस फेज़ कहते हैं, एक्चुअली में सेल डिवीजन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। फ़िलहाल हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस की बात हम लोग आगे करेंगे। तो अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ यहाँ पे पहले, तो माइटोसिस में अंदर जो हम लोग कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहले बात कर रहे थे, एम फेज़, अगर हम लोग माइटोसिस को, एम फेज़ को हम लोग माइटोसिस फेज़ करें तो उसमें सबसे पहले क्या था, कैरियोकाइनेसिस था, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। और यह हमें ऐसे याद रखना चाहिए कि कैरियन, 9th में पढ़ा होगा, कैरियन मतलब ही न्यूक्लियस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बस सिंपल। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 चीज़ें थी, प्रोफेज, मेटाफेज, अभी तक तो याद भी होगा कि मैंने इतने बार रिपीट किया है, एनाफेज और टीलोफेज। अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे,
सबसे पहले हम लोग प्रोफेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? प्रोफेज की बात करेंगे। प्रोफेज में क्या कौन सी चीज़ें हो रही है पहले मैं बताऊंगी, फिर हम डायग्रामेटिकली भी शो करेंगे। अगर देखा जाए, मैंने एक बात स्टार्टिंग में बताई थी जब पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि हमारा जो सेल होता है, डीएनए जो है वो खुला रह नहीं सकता, तो वो हिस्टोन के साथ मिल के पहली चीज़ न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम बहुत सारे फर्दर कॉइलिंग करके क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। तो अगर तुम कोई सेल को देखो जो अपने इंटरफेज वाले फॉर्म में है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमैटिन फाइबर ही दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा क्रोमोसोम। लेकिन जैसे ही हमारा सेल एम फेज में एंटर करता है, इंटरफेज से किस में एंटर करता है? एम फेज में एंटर करता है, तो वहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स कन्वर्ट होकर क्या बनेंगे? क्रोमोसोम बनेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इंटरफेज में हमारा जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होगा? क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें हमारा सेल जो है, पहली चीज़ ही क्या हो रही होगी कि क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या करेंगे? सबसे पहले कंडेंस होंगे और क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम्स बना लेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है? कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं, हम शायद 9th में अगर याद हो सबको, 9th में बताया जाता है कि सेंट्रियोल्स एक ऑर्गेनली है, सेंट्रोजोम भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? डिवीजन में मदद करता है। एग्जैक्ट काम क्या है? ये असली में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, और वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो जाके अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोमेयर से लग जाते हैं और वही ब्रेक डाउन का काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो होता क्या है कि प्रोफेज में पहला स्टेप हुआ क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना चालू कर देते हैं इनटू क्रोमोसोम। दूसरी चीज़ होती है कि सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट टू अपोजिट पोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो अब क्या करते हैं? अपोजिट साइड में मूव करना, पोल्स अपार्ट मूव करना चालू कर देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तीसरा काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है थ्रू सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलना चालू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट चीज़, स्पिंडल fibers attach to chromosome via centromere, या वाया की जगह बेटर वर्ड है थ्रू सेंट्रोजोम। तो मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो ऐसा होता है हम लोग का क्रोमोसोम, और ये क्या होता है? सेंट्रोजोम। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आके इससे इस तरीके से अटैच कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है हम लोग की। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं बहुत ध्यान से, और बहुत आसान है ये चीज़ समझना, याद करना भी, कि पहली चीज़ क्या है कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो थे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन करना है तो वो सबसे पहले क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्योंकि हमें स्पिंडल फाइबर, ये दोनों पॉइंट साथ के, स्पिंडल फाइबर रिलीज़ करना है जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच करना है, सेंट्रोमेयर होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, सेंट्रोमेयर। ठीक है। सेंट्रोमेयर से अटैच करना होता है यहाँ पे। तो क्या करते हैं? पहली स्टेप क्या करते हैं? क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम में कन्वर्ट। दूसरा, सेंट्रियोल्स को अपोजिट पोल्स में, अपोजिट
ये पोल और ये पोल है तो अपोजिट पोल से पहुंचा देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पिंडल फाइबर निकालते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर अपने रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ जो ये सब जब चल रहा है तब चल रही होती है, वो ये होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, क्योंकि उनका काम कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे कि ये इसके काम है प्रोफेज के। मैं डायग्रामेटिकली भी दिखाना प्रेफर करती हूँ। तो डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये हमारा सेल है, और सेल में पहली चीज़ अगर मैं डॉट, हम लोग जब बनाएंगे एग्ज़ाम में ये बनाने को आता है, तो बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपीयरेंस ऐसे डॉटेड तरीके से दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि यहाँ पे हम लोग का सेंट्रियोल्स आ चुके हैं। और हमें क्या दिखाना है, हम लोग आप लोग जो है वो पेंसिल से ही बनाएंगे। इसमें से क्या निकलनी है, स्पिंडल फाइबर्स निकलनी है। और ये स्पिंडल फाइबर जो भी क्रोमोसोम्स बन चुके हैं उस पे जाके क्या हुई है, अटैच हो गई है। मैं 4 बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। ऐसे एक्स बनाएंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो ज़्यादा क्लियर बनेगा, और डायग्राम क्लियर होना और लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं हम लोग लेबलिंग, पहली चीज़ तो कैसे दिखाओगे, क्या क्या दिखाओगे, कोशिश करना हमेशा लेबलिंग राइट साइड करो, और जो लाइंस है उनके पैरेलली लिखो, तो वो ज़्यादा बेटर इम्प्रेशन पड़ता है। ये चीज़ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरिंग। ये क्या है, सेंट्रियोल्स। अगर 3-4 डायग्राम आपने बोला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सबका बनाओ, तो पहले में तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, सेंट्रियोल और सब चीज़ें। इसको भी लिख दो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है तो बाहर एक सेल वॉल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये क्या बनाओगे, ये वो लिखोगे क्रोमोसोम। ठीक, चाहो तो बैक में लिख दो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है, लिखोगे स्पिंडल फाइबर्स, बस। और एक चीज़ होती है यहाँ पे, एस्टर रेज का फॉर्मेशन, और वो एस्टर रेज ही होती हैं जो स्पिंडल फाइबर को निकालती हैं। तो होता क्या है कि सेंट्रियोल्स एस्टर रेज निकालते हैं, और वो एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं। बट ये एस्टर रे वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। इस तरीके से हमारा ओवरऑल प्रोफेज दिखता है। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज अगर अलग अलग पूछा जाए कभी, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग हुई होंगी। स्टार्टिंग का मतलब क्या क्या हुआ होगा स्टार्टिंग में, अगर मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जो चीज़ें स्टार्टिंग में हुई होंगी वो ये है कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम लिखना और बनाना भी उसमें क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट स्टार्ट टू डिसअपीयर। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये जस्ट स्टार्ट हुए हैं अलग अलग जाना, अभी स्पिंडल फाइबर पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा अलग बन जाता है। बट ओवरऑल अलग अलग इतना पूछा नहीं जाता है। ये एक पूरा फेज़ है जो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। हमें उसको एग्ज़ाम में अगर सिर्फ प्रोफेज लिख के आ रहा है तो हमें इस तरीके से उसको दिखाना है। तो ये हमारा क्या है, प्रोफेज का डायग्राम है, जो कि बनाने को भी आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट होता है हमारा एनाफेज, सॉरी मेटाफेज। मेटाफेज, तो नेक्स्ट हमारा फेज़ कौन सा है, मेटाफेज है। मेटाफेज में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में, वो ये है कि मेटाफेज में सिर्फ एक काम होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स अटैच किए हैं स्पिंडल फाइबर से, वो सब इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अरेंज एट द इक्वेटर, या हम लोग बोल सकते हैं अरेंज ऑन इक्वेटोरियल
प्लेट, ये इसलिए मैं दोनों तरीके से कह रही हूँ कि इनकेस अगर उन्होंने बोल के बोला तो ये कौन सा फेज़ है, तुम्हें पता होना चाहिए इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटर हो, सेम चीज़ है। तो मैं अगर इसको बना के दिखाऊँ तो मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, ये है हमारा सेल, इसके अंदर वो डिसअपीयरेंस वाला हो चुका है, यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट ही है, स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट ही है। अभी स्पिंडल हाँ, अभी स्पिंडल फाइबर क्या काम करते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, उन क्रोमोसोम्स को एकदम सेंटर में लाने का काम किसका होता है, मेटाफेज में होता है, एकदम सेंटर में। और यही तो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट है, अगर देखा जाए ये क्या है हम लोग की इक्वेटोरियल प्लेट है, तो यहीं पे सेंटर में इक्वेटर पे अरेंज कर दिया जाता है, बाकी सब डिट्टो सेम होगा। जो इधर उधर जो यहाँ 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 थे उन सबको हमने सेंटर में ला के क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ये हमारा मेटाफेज हो गया। बस इतना काम होता है मेटाफेज में। और क्या होता है, नेक्स्ट होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में बहुत बढ़िया काम होता है कि सेंट्रोमियर्स जो जिस पे जाके स्पिंडल फाइबर ने अटैच किया होता है वो स्प्लिट कर देता है, ठीक। तो सेंट्रोमियर्स अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स स्प्लिट, जैसे कि मैंने ये बनाया था, ऐसे करके मैंने समझाया था, और मैंने बोला था कि यहाँ से और यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। होता क्या है, स्पिंडल फाइबर दूर जाते हैं और इधर से दूर जाते हैं, और वो दूर जाके ब्रेक कर जाते हैं, कैसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये ब्रेक अपार्ट का काम कौन करने में मदद करता है, स्पिंडल फाइबर जब खींचता है इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो सेंट्रोमेयर के थ्रू क्रोमैटिड्स दो पार्ट में ब्रेक कर जाते हैं, ये होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जो ये अलग अलग दूर दूर हो रहे होते हैं, दे आर मूव्ड अपार्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टनिंग of spindle fiber through centrioles। थोड़ा इमेजिन करके अगर देखो, मैं बिना सेल के बना रही हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर था और यहाँ से जब स्पिंडल फाइबर ने उसको अपनी तरफ खींचा, तब ये क्रोमैटिड इस तरीके से आने लगे। तो अगर मुझे इनको फर्दर इधर शिफ्ट कराना है, तो जब तक ये इसको खींचेगा नहीं अपनी तरफ, शॉर्ट नहीं करेगा स्पिंडल फाइबर को, ये कैसे यहाँ हो के पीछे आएंगे। पीछे आने के लिए इनकी शॉर्टनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ शॉर्टनिंग होता है थ्रू सेंट्रल उसको अपनी तरफ खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एनाफेज में समझा। दूसरी चीज़, इन एनिमल सेल फरो फॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो एनाफेज में जो एनिमल सेल वाला पार्ट होता है, उसमें फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं डायग्रामेटिकली ये चीज़ें दिखाती हूँ। होता क्या है, ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर जैसे कि मैंने कहा, ये हमारा सेंट्रियोला एस्टरीज निकल रही होती हैं। हम लोग एनाफेज में क्या कर चुके होते हैं, हम लोग एनाफेज में खींच लेते हैं, और खींचते किसके थ्रू हैं, खींचते हैं हम लोग थ्रू सेंट्रोमियर। तो इसलिए सेंटर वाला पार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इस तरीके से प्रेजेंट होता है, उसको अपनी तरफ खींचता है और फिर शॉर्टनिंग होती चली जाती है। जो मैंने बोला कि फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल्स में कुछ ऐसा हमें फरो फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, स्टार्ट होता वो बस दिखता है, बस ऐसे कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन सा पार्ट है, एनाफेज।
फेज वाला पार्ट है। बस लास्ट क्या होता है इसमें, लास्ट होता है इसमें टेलोफेज। लास्ट फेज इसमें कौन सा होता है, टीलोफेज होता है। टीलोफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टीलोफेज में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्या हो रही होती है, ये जो क्रोमैटिन जो क्रोमैटिड्स थे वो अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो टू सेट ऑफ chromatids reach their opposite poles, तो अपोजिट पोल से पहुंच जाते हैं। और जो जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी जस्ट उसकी अपोजिट चीज़ें होने लगती हैं। क्या स्पिंडल फाइबर बना था वहाँ पे, तो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। दूसरा चीज़ क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें गायब हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड, न्यूक्लियोलस वहाँ पे गायब हुआ था, न्यूक्लियोलस री अपीयर, ये होने लगा था। अब क्लीवेज फॉर्मेशन और ज़्यादा डीपेन होने लगा था इन एनिमल सेल, तो क्लीवेज फॉर्मेशन डीपेंस इन एनिमल सेल। वहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ पे जो क्रोमैटिड वाला पार्ट है वो अपोजिट चला गया, तो वो अलग अलग के लिए एज क्रोमोसोम्स वर्क करेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन हम लोग कर चुके थे, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम कन्वर्ट्स टू क्रोमैटिन फाइबर्स। हम लोग ये भी कह सकते थे कि वो डीकंडेंस हो जाते हैं इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ये हम लोग का टीलोफेज वाला पार्ट हो गया। इतनी चीज़ें हैं जो टीलोफेज में हो रही होती हैं, ठीक है। मैं डायग्रामेटिकली अगर इस चीज़ को दिखाऊं तो हमारा ये सेल है, हमारे सेल में यहाँ पे अपोजिट की तरफ एक और चीज़ की सेंट्रियोल वेंट्रियोल भी गायब हो जाएगा। यहाँ क्रोमैटिन फाइबर, यहाँ क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस अपना, न्यूक्लियोलस अपना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब बाकी सब गायब हो चुका है। ये हमारा टीलोफेज है। और जो मैंने डीपनिंग वाली बात की है, यहाँ पे ये और ज़्यादा डीपन होने लगता है। एक चीज़ जो मैं प्लांट सेल में बताना भूल गई, इन प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट, सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स। क्या होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये क्या था, टीलो फेज वाला पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ कि क्या हो रहा होता है प्लांट में, किस तरीके से दिखता है, तो प्लांट में ना कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, बाहर वाला सेल वॉल, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में धीरे धीरे ये है जो बनता है। इधर की तरफ हमें न्यूक्लियोलस ये इस तरीके से दिखेगा। बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन बस स्टार्ट हो जाता है। एनिमल सेल में पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, इसमें सेंटर टू पेरिफेरी मूव कर रहा होता है, और इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो ये हमने कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट अगर मैं साइटोकाइनेसिस की बात करूँ, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल की, दो हमारे पास न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस जैसे बन चुके हैं, ये फर्दर एनिमल सेल्स में और ज़्यादा डीपेन होगा, और हो के कुछ ऐसा अगर मैं बात करूँ, ये और डीपेन होके नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग बना देगा, और यही होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। आई थिंक सबको ये बात समझ में आई होगी जो मैं साइटोकाइनेसिस में बताना चाह रही थी। सेल प्लेट फॉर्मेशन में क्या होगा, वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूव करेगा, और वो दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। बस अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करती हूँ, और इसके बाद सिर्फ दो लास्ट टॉपिक क्या बचा है, माइटोसिस
और मियोसिस में डिफरेंस, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस और कुछ रीजंस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और एक बार सेल डिवीजन का भी मैं वहाँ पे रिवीजन करूँगी। तो थैंक यू एवरीबॉडी, जिसको जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू।